हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आपकी तैयारी में ऐड करवाने मैं आया हूं डेली करंट अफेयर्स, आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस लेक्चर के अंत में पूछे जाएंगे कुछ आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे, तो जिनका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो रोज की तरह डिस्कस करेंगे आज का मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। तो दोस्तों, आज पर मेहनत करो, जितनी भी शक्ति है आज पर लगा दो, कल अपने आप बन जाएगा। तो दोस्तों, आज का टारगेट है हमारा 150 लाइक का। तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है स्टडीकर को। अगर आपका सपोर्ट और ज़्यादा मिलता रहा तो स्टडीकर आपके लिए बहुत कुछ करेगा। दोस्तों, यकीन मानिएगा, स्टडीकर आपके लिए बहुत कुछ देगा। तो इसके अलावा आप महत्वपूर्ण सूचना सुनिएगा कि आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका चैनल स्टडीकर खबरी ऐप पर भी है, खबरी पर फॉलो जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और लेक्चर को लाइक जरूर कर दिया करिएगा। और इसके अलावा अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर मिलेंगे आपको फ्री क्लासेस। और अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं उनके माध्यम से तो आप रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको उस कोर्स पर भारी छूट दी जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर पूरे दिन क्विज करवाए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश की सेना के बीच अगस्त में इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया जाएगा? तो वह कौन सा देश है जिसके बीच इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास शुरू कर रहा है भारत? तो वह देश है रूस। दोस्तों, 1 अगस्त से 13 अगस्त तक भारत और रूस के बीच वोल्गोग्राड, ध्यान से सुनिएगा, वोल्गोग्राड जो कि रसिया का एक स्थान है, में संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 12वां संस्करण हो रहा है। दोस्तों, इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इंद्र 2021। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत और विकसित करेगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में निपटा जा सके। दोस्तों, दो देशों के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, ये क्यों होती हैं? क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को समझ सके और जब भी युद्ध की स्थिति आए तो वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट हो सके, एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, इसलिए ये सैन्य अभ्यास करवाए जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास डिस्कस करते हैं। जैसे भारत और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास डस्ट लिक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो डस्ट लिक नामक जो सैन्य अभ्यास है वो किसके बीच हुआ है? भारत और किस देश के बीच? उज्बेकिस्तान के बीच। दोस्तों, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया है? तो किस देश ने अंतरिक्ष में अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? फ्रांस ने। किन दो देशों के बीच अमलगम डार्ट संयुक्त वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अमलगम डार्ट नामक जो वायुसेना अभ्यास है ये हुआ है भारत और कनाडा के बीच। बंगाल की खाड़ी में पहली बार ला पैरोस, एक बार और ध्यान से सुनिएगा, ला पैरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, क्वाड के देशों के बीच ये आयोजित किया गया था। अब ये क्वाड का मतलब 4 होता है। तो जब भी क्वाड आए आपके जहन में या फिर कहीं भी क्वाड शब्द आए तो क्वाड का मतलब समझ लेना कि वहां पर कोई 4 चीजें हैं। तो ये बहुत दुनिया में बहुत सारे क्वाड देशों का समूह बना है, यानी 4-4 देशों के अपने अपने समूह बन गए हैं। तो इसमें क्वाड देशों में 4 देश हैं। कौन कौन से? फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और ये अमेरिका है। तो दोस्तों, इन 4 देशों का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है और ये पहली बार हुआ है। और इस सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? लॉ पैरोस। लेकिन इसमें भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो बंगाल की खाड़ी में लॉ पैरोस नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था उसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन देशों ने हिस्सा लिया था। लेकिन उसके अलावा भारतीय नौसेना ने भी उसमें हिस्सा लिया था। तो ये सबसे बड़ी बात थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों के लिए प्ले स्कूल की सुविधा के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्ले स्कूल की सुविधा देगा? दोस्तों, तो वह प्रोग्राम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। दोस्तों, अब प्ले स्कूल बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेंगे।
और ये गांव तक पहुंचेंगे। प्ले स्कूल मतलब जो प्राइमरी स्कूल होते हैं जिसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, खेल की बहुत सारी गतिविधियां करवाई जाती हैं, तो वो प्ले स्कूल कहलाते हैं। और ये केवल जो बड़े स्कूल होते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे, केवल वहीं पर होते थे। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें प्ले स्कूल का वर्णन भी किया गया है कि प्ले स्कूल खोले जाएंगे। तो अब ये प्ले स्कूल गांव गांव तक पहुंचेंगे, यानी हर गांव में एक प्ले स्कूल जरूर रहेगा जहां पर बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। दोस्तों, जो पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में होगी, जिससे जो गरीब बच्चे हैं या कोई भी बच्चा हो, गरीब बच्चा नहीं कोई भी बच्चा हो, जब वो अपनी मातृभाषा में पढ़ता है तो जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। जैसे आज हम सभी हिंदी जानते हैं और एकदम से कोई हमसे अंग्रेजी या स्पेनिश बोलने लगे तो हमारे हक्के बक्के उड़ जाएंगे। लेकिन जब कोई हिंदी में बात करता है हम तो बहुत कंफर्ट हो जाते हैं। या आप में से कई लोग भी इंग्लिश जानते होंगे, तो अगर आप इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी है तो इंग्लिश में आप कंफर्ट होंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी क्या कहा गया है नई शिक्षा नीति में कि जो पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में होगी, यानी जो उसके आसपास जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है उसी में उसकी पढ़ाई होगी। इसके अलावा जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी जो 1 से 5 तक की जो शिक्षा है, उसमें मातृभाषा को प्रमोट करने के लिए काम शुरू हुआ है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। तो नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार के द्वारा यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। तो दोस्तों, एक पॉइंट तो यहीं पर बन गया कि नई शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी, तो 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी। साल 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन था। यानी 2020 के पहले नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में, तो 1986 से लेकर 2020 के बीच में कोई भी शिक्षा नीति नहीं आई है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी और नई शिक्षा नीति की बहुत ज़रूरत थी दोस्तों। तो 2020 में नई शिक्षा नीति आई, उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए। यह शिक्षा नीति यानी 2020 की शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यानी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई कि आखिर हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो उस पर जब कस्तूरी रंगन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसी के बाद ही नई शिक्षा नीति बनी है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से को व्यय किया जाएगा। यानी हमारे देश की जो जीडीपी है, यानी भारत की जो जीडीपी है, उसका 6% किस पर व्यय किया जाएगा, शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, ऐसा नई शिक्षा नीति में कहा गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसका नाम भी बदल दिया गया नई शिक्षा नीति में, और क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों, इस प्रकार से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पहले शिक्षा मंत्री बने थे वो बने थे रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों, अब आपको बताना है कमेंट करके कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। ये आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है दोस्तों, अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी हमने बताया था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की जो पढ़ाई होगी वो बच्चे की मातृभाषा में होगी, स्थानीय भाषा में होगी, क्षेत्रीय भाषा में होगी, जिससे बच्चा पढ़ाई को एक बोझ न समझे, वो खेल खेल में उसको सीख ले। ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति में कहा गया है। अब साथ ही साथ मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया। जो के कस्तूरी रंगन थे, उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने कहा कि 5वीं तक मातृभाषा तो ठीक है, लेकिन इसको आगे तक भी प्रमोट करना चाहिए, यानी कक्षा 8 तक, और इसके आगे भी हमें मातृभाषा को प्रमोट करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक और पॉइंट है कि देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। दोस्तों, अभी होता क्या है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सब की प्रवेश परीक्षाएं अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्तरों पर होती है, और इसके अलावा उनकी स्टैंडर्ड भी अलग अलग हैं। तो अब ये सब खत्म करके एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा कि इस स्टैंडर्ड के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा ली जाएगी और वो सबको फॉलो करना होगा। तो इस प्रकार की बात भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति में कही गई थी 2020 की। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है।
अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, जिसे हम एनसीबी कहते हैं, का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एसएन प्रधान को। दोस्तों एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं कौन? एसएन प्रधान। तो उन्हें 29 जुलाई 2021 को मादक पदार्थों के नियंत्रण ब्यूरो, जिसे हम एनसीबी बोलते हैं या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कहते हैं, का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसे? एसएन प्रधान को। और एसएन प्रधान अभी एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। इसके अलावा वो एनसीबी के प्रमुख भी बन चुके हैं। बात करते हैं एनसीबी की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 17 मार्च 1986 को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की एक नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। मतलब एनसीबी का काम क्या होता है? एनसीबी का काम होता है कि भारत में जो ड्रग्स की तस्करी हो रही है उसको रोका जाए और जो मादक पदार्थ हैं उनको रोका जाए। दोस्तों आपने एक केस सुना होगा, सुशांत सिंह केस, तो उसके बाद से यही एनसीबी है जो पूरे मुंबई में ड्रग्स तस्करी को रोकने का काम कर रही है और ड्रग्स तस्करी से जुड़े लोगों को पकड़ रही है। आप बहुत न्यूज में सुनते होंगे, तो यही एनसीबी है जो ड्रग्स तस्करी को रोकने का काम करती है और जो भी ऐसे कानूनों के अंतर्गत आते हैं उनको पकड़ने और जेल भेजने का भी काम कर रही है। एनसीबी के महानिदेशक कौन हो सकते हैं? तो भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, कोई आईपीएस अधिकारी हो सकता है या भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? करंट अफेयर्स का, ध्यान से सुनिएगा। किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने की सहमति बनी है? तो दोस्तों वह कौन सा देश है जो भारत की 14 मूल्यवान कलाकृतियों को लौटाएगा, जो कि वहाँ के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी गई हैं? तो दोस्तों वह देश है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कहा है कि जो उसके राष्ट्रीय कला संग्रहालय में यानी एनजीए में जो कुछ मूर्तियां रखी हैं, 14 कलाकृतियां हैं, उनको वो भारत को वापस करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, अब ये कलाकृतियां कैसे पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया? तो तस्करी के द्वारा वहां पर पहुंच गई। कोई अनलीगल रूप से वहां पर ले गया ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर जब उनको पकड़ा गया तो उनको कहाँ रख दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में। तो अब वो ऑस्ट्रेलिया फिर से वापस कर रहा है किसको? इंडिया को। तो इसमें पीतल और पत्थर की मूर्तियों के अलावा पेंटिंग और कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं। दोस्तों जब वो ऑस्ट्रेलिया वापस करेगा तो उसमें कुछ पीतल की मूर्तियां होंगी, पेंटिंग होंगी और कुछ तस्वीरें भी हो सकती हैं। इससे पहले 2014 के संग्रहालय की ओर से, यानी जो वहाँ का राष्ट्रीय कला संग्रहालय है, उसकी ओर से $50 लाख की लागत वाली भगवान शिव की मूर्ति को वापस किया गया था। यानी 2014 में क्या किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने भगवान शिव की मूर्ति को वापस किया था। किसको? भारत को। तो आप ध्यान से सुनिएगा और लेक्चर को लाइक जरूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप भी स्टडी कर को सहयोग कर सकें। दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कौन कौन सी विशेषता है, तो कुछ पॉइंट ही डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज एबेल तस्मान और कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। दो लोग थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। उनमें से पहला नाम है एबेल तस्मान और दूसरा है कैप्टन जेम्स कुक। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब हम अपने पूरे वर्ल्ड के मैप को दो भागों में बांटते हैं तो क्या हो जाता है, जो ऊपर का भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे का होता है तो वो दक्षिणी होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में है और पूर्वी भाग में है कौन? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मकर रेखा इसके बीच से गुजरती है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उससे कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। और भारत से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है न्यूजीलैंड, जिसे हम दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर लेते हैं। तो अभी तो हम महाद्वीप की बात कर रहे थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया देश की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा, और लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन है? सिडनी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ध्यान से सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। दोस्तों पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इसके? इंडोनेशिया है, पूर्वी तिमोर है, पपुआ न्यू गिनी है और उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप है, और इसके अलावा बानुअतु और न्यू कैलेडोनिया, ये भी इसके
पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लें इसे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति थी उसने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को बहुत बढ़िया बताया है? तो दोस्तों वो कितने टाइगर रिजर्व हैं? 14 टाइगर रिजर्व हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश के 14 बाघ रिजर्व को CATS, जिसे हम कंजर्वेशन ऑर्डर्ड टाइगर स्टैंडर्ड कहते हैं, की मान्यता प्रदान की है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 14 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर बाघों के लिए अनुकूल क्षमता है और इसके अलावा बाघों के लिए अनुकूल वातावरण है, यानी बाघ वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो दोस्तों 14 जो टाइगर रिजर्व हैं, ऐसे 14 टाइगर रिजर्व चुने गए हैं जहां पर बाघ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो देश के जिन 14 टाइगर रिजर्व को यह मान्यता दी गई है उनमें से मानस टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, ओरांग टाइगर रिजर्व, और ये तीनों असम में है। मानस, काजीरंगा और ओरांग ये तीनों असम में है, तो ये 3 दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व, इसको भी मान्यता मिली है कि यह बाघों के लिए सबसे अनुकूल है और बाघ यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो बाघ से रिलेटेड या पर्यावरण से रिलेटेड जो बातें होंगी वो पर्यावरण मंत्री ही देखेगा। तो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। दोस्तों कुछ और बातें हैं, टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट मुहिम चला करके बाघों को संरक्षित करने का काम किया था। यानी बाघों को बचाने का काम 1973 से शुरू हुआ। इसके पहले बाघों की संख्या बहुत कम थी दोस्तों। तो अब उनको बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया? टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर, और जिससे बाघों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट था या प्रोजेक्ट टाइगर था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट 2018 के मुताबिक अब भारत में बाघों की संख्या 2967 रह गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। दोस्तों अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक बाघ किस देश में है? तो आंसर होगा आपका इंडिया। और इंडिया में वह कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे अधिक बाघ हैं? तो वह स्टेट है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसलिए मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट का दर्जा दिए हुए हैं। अब 2018 में रिपोर्ट आई थी तो उसके अनुसार हम टॉप 5 ऐसे स्टेट देखते हैं जहां पर बाघों की संख्या अधिक है। तो दोस्तों पहला स्टेट है मध्य प्रदेश, यहाँ पर 526 बाघ हैं। इसके बाद है दूसरा स्टेट कर्नाटक, यहाँ पर 524 बाघ हैं। फिर इसके बाद है उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। 2018 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। फिर है चौथा स्थान है महाराष्ट्र का, जहाँ पर 312 बाघ हैं। और अगला स्टेट है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में 264 बाघ हैं। तो दोस्तों ये 2018 की रिपोर्ट है जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है 526 बाघ, इसलिए मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट बोलते हैं। दोस्तों अब हम आज के लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण भाग डिस्कस करने वाले हैं और ये जीके डोज का है, जहां पर हम रोज कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपको भूल गए होंगे या आपसे बन गए होंगे, तो उनकी रिवीजन हो जाएगी। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? यानी भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो साल 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने साल 2000 में, कब? साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वेट लिफ्टिंग में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैक टू द वेदाज यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। फिर है अगला क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो जब पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है।
मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वह कौन सा अंग है जहां पर जो रक्त है उसमें से यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों वो प्रोफेसर कौन है? अमर्त्य सेन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात थे? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो क्या नाम है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री। दोस्तों अब हम रिवीजन वाले प्रश्न डिस्कस करते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 4 ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, इंद्रसेन अभ्यास भारत और किस देश के बीच हो रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति को 2020 में कब घोषित किया गया था? तीसरा क्वेश्चन है, एनसीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और चौथा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो इन चारों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, जिससे आपकी जो रिवीजन है वो हो जाएगी और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। दोस्तों आप इस लेक्चर को दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और स्टडी कर को फॉलो जरूर कर लें जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।